हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी फॉर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और लेक्चर समझ रहे होंगे। सो पिछले लेक्चर में मैं इम्यून सिस्टम के बारे में बात कर रहा था, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में बात कर रहा था। और मैंने आपको इनेट इम्यूनिटी के बारे में बताया था, मतलब अंतर्जात प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में बताया था। और मैंने कहा था कि जो सेकेंड लेक्चर होगी वो उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र पर होगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको पिछली लेक्चर काफ़ी अच्छे समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं समझ में आई तो फिर से उसे रिवाइंड करके देखिए। और आगे चलते हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर पर। तो आज हमें पढ़ना है उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज उपार्जित, एक्वायर्ड। क्या है उपार्जित का मतलब? उपार्जित का मतलब होता है बाहर से अर्जित किया हुआ। ठीक है, बाहर से अर्जित किया हुआ। अर्जित मतलब इकट्ठा किया हुआ, पाया हुआ। तो ये जो प्रतिरक्षा तंत्र है ये हमारे शरीर में बाहर से आता है। अब बाहर से अपने आप उड़कर तो नहीं आ जाएगा, हमारे शरीर में ये प्रतिरक्षा तंत्र बाहर से ली जाती है। कैसे ली जाती है? वैक्सीनेशन के तौर पर ली जाती है, मतलब टीकाकरण होता है हमारा। तो जब हमारा टीकाकरण होता है तब उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर में आ जाता है। और यह जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है यह जन्म के बाद, है ना, अब मैंने आप लोगों को पहले बताया था, जन्म के समय से ही जो प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर में होता है वो क्या कहलाता है? अंतर्जात प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, जबकि जन्म के बाद जो प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर में आती है, जो हम लोग टीकाकरण के माध्यम से लेते हैं, उसको कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र। और ये विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र होती है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र कहने का अर्थ क्या है कि ये विशेष विशेष रोगों के लिए होता है। देखो, दोनों में ही अंतर है। पिछले लेक्चर में मैंने जो आपको अंतर्जात के बारे में बताया था उसमें मैंने बताया था कि वो विशिष्ट नहीं है, वो सभी रोगों के लिए समान है। जबकि उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र स्पेशल रोगों के लिए होता है। यानी आप लोग भी सुने होंगे बचपन में कि इन सारे रोगों का टीका लिया जाता है, जैसे हेपेटाइटिस बी का टीका हुआ, खसरा का टीका हुआ, काली खांसी का टीका हुआ, और भी अलग अलग तरीके का बीसीजी का टीका हम लोग लेते हैं। तो अलग अलग रोगों का टीका लिया जाता है। तो वो जिस रोग का टीका लिया जाता है वो रोग आगे चल के हमें जीवन में कभी नहीं होता है। तो यही फ़ायदा है उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र का, जब हम लोग बाहर से इसको अर्जित करते हैं, जब हम लोग टीका लेते हैं। बात आ रही समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? कि ये जो है विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र का मतलब क्या हुआ? ये विशेष रोग के लिए उत्तरदायी है, विशेष रोग को पहचानेगा और उसको ख़त्म करेगा शरीर से। ये नहीं कि आपने हेपेटाइटिस बी का टीका लिया, है ना, मान लो कि आपको बचपन में हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन दिया गया, टीका दिया गया, और आप सोच रहे होंगे कि अब मुझे ज़िंदगी में कभी कोई बीमारी ही नहीं होगी, तो आप क्या हैं? गलत है। हाँ, आपको हेपेटाइटिस बी कभी भी लाइफ में नहीं होगी, क्योंकि आपने वैक्सीनेशन लिया है किसका? हेपेटाइटिस का। तो ये विशेष प्रतिरक्षा तंत्र है, विशेष रोगों के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, यह तब सक्रिय होता है जब शरीर में कोई रोगाणु प्रवेश करता है। ठीक है, यह उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र जो है यह तब एक्टिवेट होता है जब भी कोई रोगाणु शरीर में प्रवेश करेगा। और इसे सक्रिय होने में कुछ समय भी लगता है, क्योंकि जब रोगाणु शरीर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले अंतर्जातीय प्रतिरक्षा तंत्र से डरते नहीं है, वो भिड़ते हैं, है ना, वहाँ पे फाइट होती है। बात है समझ में? जब भी कोई रोगाणु शरीर में पहली बार प्रवेश करेगा तो सबसे पहले उसकी भिड़ंत जो होगी वो अंतर्जात प्रतिरक्षा तंत्र से होगी, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। वहाँ फाइट होगी। अगर वो फाइट हार जाता है तब उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र रोल में आएगा और उसे मारेगा। तो इसे एक्टिवेट होने में थोड़ा सा क्या होता है? टाइम लगता है। इस प्रतिरक्षा तंत्र के पास बाहरी एंटीजेंस को पहचानने की क्षमता होती है। नाउ व्हाट इज एंटीजेंस? देखो, शरीर में कोई भी रोगाणु शरीर में बाहर से प्रवेश करता है ना, तो उसको हम लोग एंटीजेंस कहते हैं। ठीक है, एंटीजेंस एक बाहरी चीज़ होता है। तो शरीर में जो भी जीवाणु, जो भी वायरस, जो भी प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम, एनीथिंग, कुछ भी शरीर में अगर बाहर से प्रवेश करता है जो हमें बीमार कर सकता है, उसे हम कहते हैं क्या? एंटीजेंस। तो इस प्रतिरक्षा तंत्र के पास बाहरी एंटीजेंस को पहचानने की क्षमता होता है। ये पहचान के नष्ट करता है। ऐसा नहीं कि देखो, शरीर में भी कई सारे अणु हैं, शरीर में भी कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। शरीर में कई सारे ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। तो
उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र के पास ऐसी क्षमता होती है कि वो शरीर के बैक्टीरिया और बाहरी बैक्टीरिया को पहचान सके और उन्हें नष्ट कर सके। नेक्स्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं अभी आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। इस प्रतिरक्षा तंत्र के पास मेमोरी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, ये मेमोरी कोशिकाओं का काम क्या होता है? देखो, इस प्रतिरक्षा तंत्र के पास मेमोरी कोशिकाएं होती हैं। जब पहली बार कोई रोगाणु शरीर में प्रवेश करता है, पहली बार, बात अच्छे से समझना, तो जब भी पहली बार कोई रोगाणु शरीर में प्रवेश करता है तो अंतर्जातीय, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अंतर्जातीय प्रतिरक्षा तंत्र अनुक्रिया करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं। यहाँ पे अनुप्रिया लिखा चुका है, यहाँ पे अनुक्रिया होता है, अनुक्रिया। तो इसके लिए सॉरी, ये टाइपिंग का मिस्टेक है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम अनुक्रिया किसे कहते हैं, प्रथम अनुक्रिया किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि जब भी पहली बार कोई रोगाणु शरीर में प्रवेश करता है तो अंतर्जातीय प्रतिरक्षा तंत्र अनुक्रिया करता है, उसे हम लोग प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी कोई रोगाणु शरीर में प्रवेश करेगा सबसे पहले तो अंतर्जातीय प्रतिरक्षा तंत्र से भिड़ता है, उसके बाद ही वो आगे बढ़ेगा। तो अंतर्जातीय प्रतिरक्षा तंत्र से क्या करेगा? वो अनुक्रिया करा। इसी समय उस रोगाणु के प्रति शरीर में क्या बन जाती हैं? मेमोरी कोशिकाएं बन जाती हैं। ठीक है, मेमोरी कोशिका, मेमोरी का मतलब क्या होता है? याददाश्त। और सेल, आपको मैं अच्छे से समझा रहा हूँ आगे। पुनः जब वही रोगाणु शरीर में दोबारा प्रवेश करता है तो उसके विरुद्ध मेमोरीज कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं और उन्हें पहचान कर नष्ट कर देती है। इस क्रिया को द्वितीयक अनुक्रिया कहते हैं। यही कारण है कि चिकन पॉक्स से दोबारा कोई ग्रसित नहीं होता। ये यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि चिकन पॉक्स से कोई भी दोबारा ग्रसित क्यों नहीं होगा। अब इसको समझते हैं। देखो, जैसे मान लो एक ये पर्सन है, इसमें एक जीवाणु प्रवेश कर रहा है। तो जैसे ही जीवाणु इसके शरीर में प्रवेश करेगा तो पहले अंतर्जातीय प्रतिरक्षा तंत्र उसे फाइट करेगा। ठीक है, तो उसी समय इसके शरीर में क्या बन जाएगा? मेमोरी कोशिकाएं। किस चीज़ के लिए मेमोरी कोशिकाएं बनेंगी? इस बैक्टीरिया के लिए मेमोरी कोशिकाएं बनेंगी, मतलब शरीर इसको पहचान लेगा। शरीर के पास ऐसी क्षमता होती है कि जब भी कोई रोगाणु पहली बार शरीर में प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ क्या बन जाती है? मेमोरी कोशिकाएं बन जाती है कि जब भी दोबारा वो शरीर में प्रवेश करे तो उसको पहचाना जाए। ठीक है, तो ये वाला बैक्टीरिया शरीर में पहली बार इसके प्रवेश कर रहा है तो इसके शरीर में क्या बन जाएगा? इसके खिलाफ मेमोरी कोशिकाएं बन जाएंगी, पहचानने वाली कोशिकाएं बन जाएंगी। और जब भी ये दोबारा शरीर में कभी प्रवेश करेगा तब यही मेमोरी कोशिकाएं इसको पहचानेंगी और उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र एक्टिवेट होगा और द्वितीयक अनुक्रिया करके उसे क्या कर देगा? मार देगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा गया है। तो प्राथमिक अनुक्रिया और द्वितीयक अनुक्रिया में आप अंतर समझ लीजिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब मैंने आपको एंटीजेंस के ऊपर बारे में बताया था कि पूछा जाता है एंटीजेंस किसे कहते हैं। तो शरीर में जो भी रोगाणु प्रवेश करते हैं उन्हें हम एंटीजन कहते हैं। कोई भी रोगाणु, चाहे वो कुछ भी हो, अगर उस शरीर में प्रवेश कर रहा है तो वो एंटीजन कहलाता है। ठीक है, इनमें क्या पाए जाते हैं? इनमें प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनके शरीर में प्रोटीन पाए जाते हैं तो इसको कोशिकाएं क्या मान लेती हैं? हमारी जो कोशिकाएं हैं, हमारे शरीर जो है इसको भारी मान लेता है। इनमें पाया जाने वाला प्रोटीन किसी अन्य जीव में नहीं पाया जाता है। देखो, हमारे शरीर में भी प्रोटीन है, दूसरे जंतुओं में भी प्रोटीन है, लेकिन एंटीजेंस में जो प्रोटीन पाया जाता है ना, ये अन्य किसी भी जीव में नहीं पाया जाता है। इसी वजह से शरीर इसको बाहरी मानता है और इसके खिलाफ मेमोरी कोशिकाएं बनाई जाती हैं इसे मारने के लिए। इसे मारने के लिए क्या बनाई जाती हैं? मेमोरी कोशिकाएं, यानी एंटीबॉडी। देखो, मेमोरी कोशिका और एंटीबॉडी में अंतर है। एंटीबॉडी हथियार है मारने के लिए और मेमोरी कोशिकाएं पहचानती है उसको। मेमोरी कोशिकाएं पहचानेगी तो एंटीबॉडी उसको मारेगा। एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी भी एक प्रोटीन है। एंटीबॉडी वह प्रोटीन है जो विशेष एंटीजन के विरुद्ध बनता है। विशेष एंटीजन के विरुद्ध बनेगा। अभी मैंने बताया एंटीजन किसे कहते हैं? कोई भी रोगाणु अगर शरीर में प्रवेश करता है तो उसको हम एंटीजन कहेंगे, उसके खिलाफ बन जाएगा एंटीबॉडी विशेष, और जिसे हम लोग शॉर्टकट में आईजी कहते हैं या फिर इम्यूनोग्लोब्यूलिन कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इम्यूनोग्लोब्यूलिन किसे कहते हैं तो आप एंटीबॉडी को कहेंगे,
इम्यूनोग्लोब्यूलिन, जिसको हम लोग शॉर्टकट में आईजी कहते हैं। इनका निर्माण कहाँ होता है? लिम्फ नोड या फिर स्प्लीन में होता है जब कोई एंटीजन शरीर में प्रवेश करता है। ठीक है, तो इसका निर्माण जो है, एंटीबॉडी का निर्माण कब होता है और कहाँ होता है? इनका निर्माण स्प्लीन में होता है और लिम्फ नोड में होता है। लिम्फ नोड और स्प्लीन क्या होता है? देखो, शरीर में रोगों से बचाने के लिए एक तरल पदार्थ होता है जिसको हम लोग लसिका कहते हैं। आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे लसिका के बारे में। ठीक है, ये रक्त के समान ही होता है लेकिन ये लाल नहीं होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये लाल नहीं होते, ये हल्के पीले रंग के होते हैं। तो लिम्फ नोड से लिम्फ स्त्रावित होते हैं, मतलब लसिका स्त्रावित होते हैं। लसिका इंग्लिश में कहते हैं हम लोग लिम्फ। ठीक है, तो लिम्फ नोड हमारे शरीर में बनाए गए नोड ऐसा ऐसा होता है। ये नोड है, यहाँ पे सब कनेक्टेड होते हैं, इसी में लसिका भरे होते हैं पूरे शरीर में। तो जब भी शरीर को रोगों से बचाने के लिए होता है तो लसिका स्त्रावित कर दी जाती है। ठीक है, तो लिम्फ नोड में एंटीबॉडी बनते हैं और स्प्लीन मतलब होता है तिल्ली। ठीक है, ये हमारे लीवर में होता है। तो यही बात है। अभी मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में। मैंने क्या बताया? उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र ऐसा प्रतिरक्षा तंत्र है जो जन्म के बाद आता है। हम लोग टीकाकरण करते हैं तो बाहर से आता है, इसलिए इसको उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। इसके पास मेमोरी कोशिकाएं होती हैं। ये विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र कहलाता है और ये तब सक्रिय होता है जब शरीर में कोई रोगाणु प्रवेश करता है। ठीक है, इसके पास एंटीजेंस को पहचानने की क्षमता होती है। ये द्वितीयक अनुक्रिया करता है जिससे ये रोगों को मारता है। अब नाव चलते हैं एंटीबॉडी की संरचना के पास। एंटीबॉडी की संरचना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में बहुत बार यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछी जाती है और सब्जेक्टिव भी पूछी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिगर के साथ दिया नोट्स लिखा है मैंने, तो आपको ये फिगर बनाना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। देखो, प्रत्येक एंटीबॉडी 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। कितनी श्रृंखलाएं होती हैं? 4 श्रृंखलाएं होती हैं। पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड मतलब होता है प्रोटीन की श्रृंखलाएं, और पॉली का मतलब होता है लंबी श्रृंखला। पॉली का मतलब होता है लंबी श्रृंखला। ठीक है सॉरी। तो प्रत्येक एंटीबॉडी 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना होता है, जिसमें 2 छोटे पॉलीपेप्टाइड और 2 बड़े पॉलीपेप्टाइड होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। एक एंटीबॉडी में कितने श्रृंखलाएं होती हैं? 4 श्रृंखलाएं होती हैं, जिसमें 2 छोटे पॉलीपेप्टाइड और 2 बड़े पॉलीपेप्टाइड। ये जो 2 छोटे पॉलीपेप्टाइड होते हैं उन्हें हम हल्की श्रृंखला कहते हैं, और जो 2 बड़े पॉलीपेप्टाइड होते हैं उन्हें हम भारी श्रृंखला कहते हैं। फिगर में देखिए, ये पहली श्रृंखला, दूसरी श्रृंखला ऐसे आई, फिर ये तीसरी और ये चौथी। 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला हो गई। इसी कारण इससे हम लोग क्या कहते हैं? H2L2 से सूचित करते हैं। इसी कारण हम लोग एंटीबॉडी को किससे सूचित करते हैं? H2L2। ठीक है, H2L2 का मतलब क्या हो गया? H मतलब भारी श्रृंखलाएं और L मतलब हल्की श्रृंखलाएं। तो दोनों 2-2 होती हैं, इसलिए H2 और L2। प्रत्येक हल्की श्रृंखला एक भारी श्रृंखला से बंधी होती है। जो भी हल्की श्रृंखलाएं होती हैं वो भारी श्रृंखलाओं से क्या होती हैं? बंधी होती हैं। देखो यहाँ पे हल्की श्रृंखला मतलब क्या है? जो छोटी श्रृंखला नहीं हल्की है, और जो बड़ी है ये भारी श्रृंखला है। तो देखो, प्रत्येक हल्की श्रृंखला भारी श्रृंखला से क्या है? बंधी हुई है। देख रहे हैं ना आप? हल्की श्रृंखला भारी श्रृंखला से बंधी हुई है। चारों श्रृंखलाएं एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। डाइसल्फाइड देख लो, यहाँ पे डाइसल्फाइड बंध है। ये यहाँ पे एस है, डबल एस है ना, सल्फर 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 सल्फर। तो ये सभी चारों जो श्रृंखलाएं हैं एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड से बंधे होते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि एंटीबॉडी की श्रृंखलाएं एक दूसरे से किस बंध से बंधे होते हैं? तो डाइसल्फाइड बंध से बंधे होते हैं। प्रारंभ के वाई आकार के अणु एंटीजन बाइंडिंग साइट कहलाते हैं। देखो, वाई आकार, ये पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये वाई आकार आपको दिख रहा है। तो वाई आकार का जो यहाँ पे खाली स्थान यहाँ पे बीच में दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन,
देखो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट। मतलब आपको पता ही है, एंटीबॉडी जो है वो रोगों को मारने का काम करता है, रोगाणुओं को मारने का काम करता है। ठीक है, एंटीजन रोगाणुओं को मारने का काम करता है, तो सॉरी, एंटीबॉडी रोगाणुओं को मारने का काम करता है। तो एंटीबॉडी एंटीजन को पकड़ेगा तभी तो एंटीजन मारा जाएगा ना। तो कहाँ बंधेगा एंटीबॉडी, उसको किस चीज़ से पकड़ेगा, तो इस साइट से पकड़ता है ना। इसी साइट से एंटीजन को बांध लिया जाएगा, इसी वजह से इनको कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। चारों श्रृंखला में एक एक निश्चित क्षेत्र होते हैं और एक परिवर्तनशील क्षेत्र होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कांस्टेंट रीजन, यहाँ पे कांस्टेंट रीजन आपको दिख रहा है, ये निश्चित क्षेत्र है, ये कभी बदलता नहीं है। ठीक है, जबकि ये जो है ये वेरिएबल है, ये भारी श्रृंखला है। आता है समझ में? तो ये बदल सकती है, वेरिएबल है, ये परिवर्तनशील है, जबकि ये परिवर्तनशील नहीं है। तो जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए एंटीबॉडी की संरचना के बारे में, तो आप ऐसे ही लिखेंगे और फिर उसका फिगर भी बना देंगे। ठीक है, बात है समझ में? तो एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ, देखो आप समझो। एंटीबॉडी में 4 श्रृंखलाएं होती हैं, जिसमें 2 हल्की और 2 भारी श्रृंखलाएं होती हैं। चारों श्रृंखला एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। एंटीबॉडी का जो वाई आकार का अणु होता है, उसमें एंटीजन बाइंडिंग साइट पाए जाते हैं। ठीक है, और प्रत्येक हल्की श्रृंखला भारी श्रृंखला से जुड़ी रहती है। और प्रत्येक एंटीबॉडी में वेरिएबल रीजन होता है और कांस्टेंट रीजन होता है, मतलब निश्चित और परिवर्तनशील। तो ये निश्चित है, ये बदल नहीं सकती, जबकि ये बदलाव किया जा सकता है इसमें। ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। एंटीबॉडी का संरचना है ये, आपको ये बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये होगी एंटीबॉडी। आगे चलते हैं एंटीबॉडी के प्रकार पे। देखो एंटीबॉडी का प्रकार 5 होता है, इसको मैं यहाँ पे सूचित कर दिया है। IgA, IgD, IgE, IgG और नेक्स्ट होगा IgM। इसको आप लोग याद रख सकते हैं, MADE। मेड का नाम आप लोगों को पता है, मेड जी, है ना। ये मेड जी से आप शॉर्टकट में याद रख सकते हैं एंटीबॉडी के 5 नामों को। बस आगे आपको क्या लगा देना है, IG मतलब इम्यूनोग्लोब्यूलिन। मैंने आपको ऊपर अभी बताया था कि एंटीबॉडी को हम लोग शॉर्टकट में इम्यूनोग्लोब्यूलिन कहते हैं, तो आप इसको शॉर्टकट में याद कर सकते हैं। ठीक है, मेड जी के नाम से, मेड जी। ठीक है, तो इसमें 5 एंटीबॉडी आ जाता है। अब देखते हैं ये एंटीबॉडीज़ कहाँ कहाँ हमारे शरीर में पाई जाती है, उसका काम क्या है। पहला एंटीबॉडी IgA, शरीर से बाहरी स्त्राव होने वाले द्रव में पाए जाते हैं। शरीर से बाहर जो भी द्रव स्त्रावित होता है, जैसे आंसू, लार, नाक से म्यूकस, तो उन्हीं में ये IgA पाए जाते हैं। ठीक है, माँ के दूध में भी IgA पाए जाते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि बच्चों के लिए माँ का दूध जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और उसमें जो एंटीबॉडी होते हैं वो बचपन से ही उनको मजबूत बनाते हैं रोगाणुओं के प्रति। ठीक है, इसका काम क्या है, रोगाणुओं को रक्त में जाने से रोकता है। सेकंड है IgD, मतलब इम्यूनोग्लोब्यूलिन डी। ये बी लिम्फोसाइट्स में पाए जाते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि बी लिम्फोसाइट क्या है। देखो हमारा जो हड्डी है, हड्डी के बीचों बीच अस्थि मज्जा पाया जाता है। इन्हीं अस्थि मज्जा में 2 तरह के लिम्फोसाइट्स बनते हैं, एक टी लिम्फोसाइट और एक बी लिम्फोसाइट। ये दोनों ही रोगाणुओं को मारने का काम करते हैं। इन्हीं को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं हम लोग, एंटीबॉडी कहते हैं, जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है, तो और ये जो मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, बी लिम्फोसाइट्स में पाए जाते हैं, और एंटीजेंस को बांधने का काम करता है ये। उसके बाद IgE, यह एंटीबॉडी म्यूकस मेम्ब्रेन, त्वचा, फेफड़ों में पाए जाते हैं। ये एंटीबॉडी हिस्टामिन्स उत्पन्न करते हैं, जिससे हमें क्या होती है, एलर्जी उत्प्रेरित होती है। एलर्जी आप लोग जानते होंगे, एलर्जी के बारे में आपको आगे एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा काफ़ी डिटेल से, लेकिन इतना जान लीजिए कि एलर्जी क्या होता है। किसी भी व्यक्ति को किसी चीज़ से क्या होता है, संवेदनशीलता ज़्यादा होती है। जैसे अगर वो धूप में चला गया तो उसकी आंखें लहरने लगेंगी, या फिर शरीर में खुजली होने लगेगा। किसी को धूल से एलर्जी होता है, छींकने लगता है, खुजली होने लगती है। धुआं से एलर्जी होता है।
तो जो एलर्जी होती है वो इम्यूनोग्लोबुलिन ई के वजह से होती है, क्योंकि ये हिस्टामिन उत्पन्न करने लगता है शरीर में, इसी वजह से लोगों को एलर्जी होती है। तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है, कई बार पूछा गया है कि एलर्जी उत्प्रेरित करने वाले एंटीबॉडी का नाम क्या है, तो बताएंगे आईजीई। नेक्स्ट है आईजीजी। यह सबसे प्रमुख एंटीबॉडी है जो रक्त के प्लाज्मा में पाया जाता है। यह एक ऐसा एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को भी पार कर सकता है और यह रोगाणुओं को नष्ट करता है और भ्रूण को भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाता है। देखो, सबसे प्रमुख इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब माँ के गर्भ में बच्चा माँ के शरीर से किस चीज़ से जुड़ा होता है, प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, तो ये एंटीबॉडी प्लेसेंटा को पार करके बच्चों में जाता है और उनको रोग प्रतिरोधक बनाता है, मतलब उनको रोगाणुओं से बचाता है। इसी वजह से आईजीजी बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है आईजीएम। यह आईजीजी के उत्पादन में सहायता करता है, मतलब ये इसको बनाने में बहुत हेल्प करता है और यह संक्रमण के स्थान पर सबसे पहले पहुंचता है, मतलब जहाँ ये जो है ये संक्रमण के स्थान पर सबसे पहले पहुंचता है, जहाँ भी रोगाणु पहुंचेंगे वहाँ पर सबसे पहले यही पहुंचते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हम लोग और नए लेक्चर के साथ आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।